नमस्कार दोस्तों, अनु शर्मा क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ग्रंथ का वाचन कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने यहाँ तक पिछली वीडियो में पढ़ा था 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणा दान। आगे हम लोग अब यहाँ से शुरू करेंगे। बाबू कार्तिक प्रसाद खत्री ने हिंदी संवाद पत्रों के प्रचार के लिए बहुत उद्योग किया था। उन्होंने संवत 1928 में हिंदी दीप्ति प्रकाश नाम का संवाद पत्र और प्रेम विलासिनी नाम की एक पत्रिका निकाली थी। उस समय हिंदी संवाद पत्र पढ़ने वाले थे ही नहीं, पाठक उत्पन्न करने के लिए बाबू कार्तिक प्रसाद ने बहुत दौड़ धूप की थी। लोगों के घर जा जाकर भी पत्र सुना तक आते थे। इतना सब करने पर भी उनका पत्र थोड़े दिन चलकर बंद हो गया। संवत 1934 तक कोई अच्छा और स्थायी साप्ताहिक पत्र नहीं निकला था। अतः संवत 1934 में पंडित दुर्गा प्रसाद मिश्र, पंडित छोटू लाल मिश्र, पंडित सदानंद मिश्र और बाबू जगन्नाथ प्रसाद खन्ना के उद्योग से कलकत्ता में भारत मित्र कमेटी बनी। तो कौन से संवत में बनी? 1934। संवत 1934 में बनी थी भारत मित्र कमेटी, है ना। और भारत मित्र पत्र, फिर उसके बाद भारत मित्र पत्र बड़ी धूमधाम से निकाला, जो बहुत दिनों तक हिंदी संवाद पत्रों में एक ऊंचा स्थान ग्रहण किए रहा। प्रारंभ काल में जब पंडित छोटूलाल मिश्र इसके संपादक, देखिए प्रारंभ में भारत मित्र के संपादक कौन थे? तो पंडित छोटूलाल मिश्र थे। ठीक है दोस्तों, इसको आप लोग लिख लीजिएगा अपने नोट में। तब भारतेंदु जी कभी कभी इसमें लेख दिया करते थे। उसी संवत में लाहौर से मित्र विलास, उसी संवत 1934 में ही लाहौर से मित्र विलास नामक पत्र गोपीनाथ के उत्साह से निकला। इसके पहले पंजाब में कोई हिंदी का पत्र न था, केवल ज्ञान प्रदायनी की चर्चा हम लोगों ने ऊपर की थी ना दोस्तों। नवीन चंद्र जी की थी पत्रिका ज्ञान प्रदायनी नाम की एक पत्रिका उर्दू हिंदी में बाबू नवीन चंद्र द्वारा निकलती थी, जिसमें शिक्षा और सुधार संबंधी लेखों के अतिरिक्त ब्रह्मोमत की बातें रहा करती थी। उसके पीछे जो हिंदी बांधव निकला, उसमें भी उर्दू और हिंदी दोनों रहती थी। केवल हिंदी का एक पत्र न था। कवि वचन सुधा की मनोहर लेखन शैली और भाषा पर मुग्ध होकर ही पंडित गोपीनाथ ने मित्र विलाप निकाला था, जिसकी भाषा बहुत सुष्ठ और ओजस्विनी होती थी। भारतेंदु के गोलोकवास पर बड़ी ही मार्मिक भाषा में इस पत्र ने शोक प्रकाश किया था और उनके नाम का संवत चलाने का आंदोलन उठाया। इसके उपरांत संवत 1935 में पंडित दुर्गा प्रसाद मिश्र के संपादन में उचित वक्ता और पंडित सदानंद मिश्र के संपादन में सार सुधा नीति, देखिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पत्रिकाएं हैं। 1935 में आई थी। संवत 1935 में उचित वक्ता जो है, इसको दुर्गा प्रसाद खत्री जी ने खोला था, दुर्गा प्रसाद मिश्र जी ने खोला था, और सदानंद मिश्र जी ने सार सुधा नीति, है ना। ये दो पत्र कलकत्ता से निकले। इन दोनों महाशयों ने बड़े समय पर हिंदी के एक बड़े अभाव की पूर्ति में योग दिया था। पीछे काला कांकर के मनस्वी और देशभक्त राजा रामपाल सिंह जी अपनी मातृभाषा की सेवा के लिए खड़े, और संवत 1940 में उन्होंने राजा रामपाल सिंह ने 1940 में हिंदुस्तान नामक पत्र इंग्लैंड से निकाला। कहाँ से निकाला? इंग्लैंड से, जिसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों रहती थी। भारतेंदु के गोलोकवास के पीछे संवत 1942 में यह हिंदी दैनिक के रूप में निकला और बहुत दिनों तक चलता रहा। इसके संपादकों में देश पूज्य पंडित मदन मोहन मालवीय, देखिए इसके संपादन में कौन कौन आया? पंडित मदन मोहन मालवीय, पंडित प्रताप नारायण मिश्र, बाबू बाल मुकुंद गुप्त, ऐसे लोग रह चुके हैं। बाबू हरिश्चंद्र के जीवन काल में ही अर्थात मार्च सन 1884 ईस्वी में बाबू रामकृष्ण वर्मा ने काशी से भारतीय जीवन पत्र, कौन सा पत्र? भारतीय जीवन पत्र निकाला। इस पत्र का नामकरण भारतेंदु ने ही किया। हम लोग प्रकरण 2 पढ़ेंगे। गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन, प्रथम उत्थान, है ना, जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में दिया हुआ है। इनका जन्म काशी के एक, देखिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप लोग ज़रूर इनका जन्म और मृत्यु और इनकी रचनाएं लिखिएगा, क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी के पितामह कहे जाते हैं।
तो हमें इनके बारे में बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। इनका जन्म काशी के एक संपन्न वैश्य कुल परिवार में वैश्य कुल में भाद्र शुक्ल संवत 5 संवत 1907, इनका जन्म 1907 में हुआ था। अर्थात अगर हम सन में जाएंगे तो 1850 है ना, 1850 में इनका जन्म, सन 1850 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। और मृत्यु 35 वर्ष की अवस्था में माघ कृष्ण 6 संवत 1941 अर्थात 1885 को हुई थी। संवत 1922 में ही अपने परिवार के साथ जगन्नाथ जी गए। उसी यात्रा में उनका परिचय बंग देश की नवीन साहित्यिक प्रगति से हुआ। उन्होंने बंगला में नए ढंग के सामाजिक देश देशांतर संबंधी ऐतिहासिक और पौराणिक नाटक, उपन्यास आदि देखे और हिंदी में वैसी पुस्तकों के अभाव का अनुभव किया। संवत 1925 में, अब देखिए, विद्या सुंदर नाटक उन्होंने पहली बार 1925 में लिखा था ना। विद्या सुंदर नाटक बंगला से अनुवाद करके प्रकाशित किया। इस अनुवाद में ही उन्होंने हिंदी गद्य के बहुत ही सुडौल रूप का आभास दिया। इसी वर्ष उन्होंने कवि वचन सुधा, संवत 1925 में ही उन्होंने कवि वचन सुधा नाम की एक पत्रिका भी निकाली, जिसमें पहले पुराने कवियों की कविताएं छपा करती थी पर पीछे गद्य लेख भी रहने लगे। तो कवि वचन सुधा पत्रिका जो है कौन से सन में इन्होंने निकाली थी? 1925 में अगर इन्होंने निकाली थी, 1925 में निकाली थी, संवत 1925 में निकाली थी। आप लोग जरूर लिखिए। 1925 में आप 57 माइनस करेंगे तो आपको सन मिल जाएगा, है ना। तो हाँ, जिसमें पहले पुराने कवियों की कविताएं छपा करती थी पर पीछे गद्य लेख भी रहने लगे। 1930 में उन्होंने, देखिए, संवत 1930 में हरिश्चंद्र मैगजीन भी निकाली उन्होंने। हरिश्चंद्र मैगजीन नाम की एक मासिक पत्रिका निकाली जिसका नाम 8 संख्याओं, अगर पूछ ले हरिश्चंद्र मैगजीन का नाम हरिश्चंद्र चंद्रिका कब हो गई थी, तो 8 संख्याओं के उपरांत हो गई। ठीक है। हिंदी गद्य का ठीक परिष्कृत रूप पहल इसी चंद्रिका में प्रकट हुआ। जिस प्यारी हिंदी को देश ने अपनी विभूति समझा, जिसको जनता ने उत्कंठा पूर्वक दौड़कर अपनाया, उसका दर्शन इसी पत्रिका में हुआ। भारतेंदु ने नई सुधरी हुई हिंदी का उदय इसी समय से माना है। उन्होंने कालचक्र, मोस्ट इम्पोर्टेंट, कालचक्र नाम की अपनी पुस्तक में नोट किया है कि हिंदी नई चाल में ढली सन 1873। कितनी परीक्षाओं में यह आपसे टकरा गया होगा कि हिंदी नई चाल में ढली कौन से सन में आई थी, तो 1873 में आई थी। और कौन सी रचना में थे इनके, पुस्तक कौन सा था, तो कालचक्र। ठीक है दोस्तों, इस हरिश्चंद्री हिंदी के आविर्भाव के साथ ही नए नए लेखक भी तैयार होने लगे। चंद्रिका में भारतेंदु आप तो लिखते ही थे, बहुत से लेखक भी उन्होंने उत्साह दे देकर तैयार कर लिए थे। स्वर्गीय पंडित बद्रीनाथ चौधरी बाबू हरिश्चंद्र के संपादन कौशल की बड़ी प्रशंसा किया करते थे। बड़ी तेजी के साथ वे चंद्रिका के लिए लेख और नोट लिखते थे और मैटर को बड़े ढंग से सजाते थे। हिंदी गद्य साहित्य के इस आरंभ काल में ध्यान देने की बात है कि उस समय जो थोड़े से गिनती के लेखक थे, उनमें विदग्धता और मौलिकता थी और उनकी हिंदी होती थी। वे अपनी भाषा की प्रकृति को पहचानने वाले थे। बंगला, मराठी, उर्दू, अंग्रेजी के अनुवाद का वह तूफान जो 25-30 वर्ष पीछे चला और जिसके कारण हिंदी का स्वरूप ही संकट में पड़ गया था, उस समय नहीं था। उस समय ऐसे लेखक न थे जो बंगला की पदावली और वाक्य ज्यों के त्यों रखते हो या अंग्रेजी वाक्यों और मुहावरों का शब्द प्रति शब्द अनुवाद करके हिंदी लिखने का दावा करते हो। उस समय की हिंदी में न दिक अशांति थी, न कांदना सिहरना और छल अश्रुपात, न जीवन होड़ और कवि का संदेश था, न भाग लेना और स्वार्थ लेना। मैगजीन में प्रकाशित हरिश्चंद्र का 5वें पैगंबर मुंशी ज्वाला प्रसाद का कलिराज, अब देखिए इनकी रचनाओं का नाम दिया है हरिश्चंद्र का 5वें पैगंबर और ज्वाला प्रसाद का कलिराज की सभा, बाबू तोताराम का अद्भुत अपूर्व स्वप्न, बाबू कार्तिक प्रसाद का रेल का विकट खेल आदि बहुत दिनों तक लोग बड़े चाव से पढ़ते थे। संवत 1931 में भारतेंदु ने स्त्री शिक्षा के लिए, देखिए,
बाला बोधनी है ना, बाला बोधनी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पत्रिका है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। संवत 1931 में यह निकाली गई थी। इस प्रकार इन्होंने 3 पत्रिकाएँ निकाली। इसके पहले संवत 1930 में उन्होंने अपना पहला मौलिक नाटक, इनका पहला मौलिक नाटक कौन सा है? वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति नाम का प्रहसन लिखा, जिसमें धर्म और उपासना नाम से समाज में प्रचलित अनेक अनाचारों का जघन्य रूप दिखाते हुए उन्होंने राजा शिव प्रसाद को लक्ष्य करके खुशामदियों और केवल अपनी मान वृद्धि की फिक्र में रहने वाले पर छींटे छुड़े। भारत के प्रेम में मतवाले देश हित की चिंता में व्यग्र हरिश्चंद्र जी पर सरकार की जो कुदृष्टि हो गई थी, उसके कारण बहुत कुछ राजा साहब ही समझे जाते थे। गद्य रचना के अंतर्गत भारतेंदु का ध्यान पहले नाटकों की ओर ही गया। अपनी नाटक, अब देखिए इनकी नाटक नाम की पुस्तक भी आई थी, भारतेंदु हरिश्चंद्र की नाटक नाम की पुस्तक में उन्होंने लिखा है। हिंदी में मौलिक नाटक उनके पहले 2 ही लिखे गए थे, महाराज विश्वनाथ सिंह का आनंद रघुनंदन और बाबू गोपाल चंद्र का नहुस नाटक, है ना। कहने की आवश्यकता नहीं कि ये दोनों ब्रजभाषा में थे। भारतेंदु प्रेरित नाटक, भारतेंदु द्वारा रचित ये नाटक देखिए, आपको इसको नोट ही करना है, बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि ये तो हमारे बहुत बार परीक्षाओं में हमसे टकराते हैं। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, चंद्रावली, विशस विस्मौसुधम, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, प्रेम योगिनी, सती प्रताप इनका अधूरा नाटक रह गया। और अनुवाद देखिए, इनके अनुवादित नाटक कितने हैं? विद्या सुंदर, पाखंड विडम्बन, धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी, मुद्रा राक्षस, सत्य हरिश्चंद्र, भारत जननी, ये ना इनकी सत्य हरिश्चंद्र इनका मौलिक समझा जाता है। पर हमने एक पुराना बंगला नाटक देखा है जिसका वह अनुवाद कहा जा सकता है। कहते हैं कि भारत जननी उनके एक मित्र का किया हुआ बंग भाषा में लिखित भारत माता का अनुवाद था, जिसे उन्होंने सुधारते सुधारते सारा फिर से लिख डाला। भारतेंदु के नाटकों में सबसे पहले ध्यान इस बात पर जाता है कि उन्होंने सामग्री जीवन के कई क्षेत्र से ली है। चंद्रावली में प्रेम का आदर्श है। नील देवी पंजाब के एक हिंदू राजा पर मुसलमानों की चढ़ाई का ऐतिहासिक वृत्त लेकर लिखा गया है। भारत दुर्दशा में देश दशा ही बहुत मनोरंजक ढंग से सामने लाई गई है ना। फिर विशस विस्मौसुधम, रजवाड़े, देसी रजवाड़ों की कुचक्रपूर्ण परिस्थिति दिखाने के लिए रचा गया है। प्रेम योगिनी में भारतेंदु ने वर्तमान पाखंडमय धार्मिक और सामाजिक जीवन के बीच अपनी परिस्थिति का चित्रण किया है, यही उसकी विशेषता है। नाटकों की रचना शैली में उन्होंने न मध्य मार्ग का अवलंबन किया, न तो बंगला के नाटकों की तरह प्राचीन शैली को एक बारगी छोड़ ये अंग्रेजी नाटकों की नकल पर चले गए, और न प्राचीन नाट्यशास्त्र की जटिलता में अपने को फंसाया। उनके बड़े नाटकों में प्रस्तावना बराबर रहती थी, पताका स्थानक आदि का प्रयोग भी वे कहीं कहीं कर देते थे। यद्यपि सबसे अधिक रचना उन्होंने नाटकों की ही की, पर हिंदी साहित्य के सर्वतोन्मुखी विकास की ओर भी बराबर दत्तचित्त रहे। कश्मीर कुसुम, बादशाह दर्पण आदि लिखकर उन्होंने इतिहास रचना का मार्ग दिखाया। अपने पिछले दिनों में वे उपन्यास लिखने की ओर प्रवृत्त हुए थे, पर चल बसे। वे सिद्धवाड़ी के अत्यंत सरस हृदय कवि थे। इससे एक और तो उनकी लेखनी से श्रृंगार रस के ऐसे रसपूर्ण और मार्मिक कवित्व सवैये निकले कि उनके जीवन काल में ही चारों ओर लोगों के मुंह से सुनाई पड़ने लगे। और दूसरी ओर स्वदेश प्रेम से भरी हुई उनकी कविताएं जो चारों ओर देश के मंगल का मंत्र सा फूंकने लगी। अपनी सर्वतोन्मुखी प्रतिभा के बल से एक ओर तो वे पद्माकर द्विजदेव की परंपरा में दिखाई पड़ते थे, दूसरी ओर बंग देश के माइकल और देखिए हरिश्चंद्र की तुलना शुक्ल जी ने किससे की है, तो पद्माकर द्विजदेव, है ना। और दूसरी ओर बंग देश के माइकल और हेमचंद की श्रेणी में एक और राधा कृष्ण की भक्ति में झूमते हुए नई भक्तमाल गूंथते दिखाई देते। दूसरी ओर मंदिरों और अधिकारियों और टीकाधारी भक्तों के चरित्र की हंसी उड़ाते और मंदिरों, स्त्री शिक्षा, समाज सुधार आदि पर व्याख्यान देते पाए जाते थे। प्राचीन और नवीन का ही सुंदर सामंजस्य भारतेंदु की कला का विशेष माधुर्य है। साहित्य की एक नवीन युग के आदि प्रवर्तक के रूप में खड़े होकर उन्होंने यह भी प्रदर्शित किया कि नए या बाहरी भावों को पचाकर इस प्रकार मिलाना चाहिए कि अपने ही साहित्य के विकसित अंग से लगे।
प्राचीन नवीन के उस संधि काल में जैसी शीतल कला का संचार अपेक्षित था, वैसी ही शीतल कला के साथ भारतेंदु का उदय हुआ, इसमें संदेह नहीं। हरिश्चंद्र के जीवन काल में ही लेखकों और कवियों का एक खासा मंडल चारों ओर तैयार हो गया। अब देखिए भारतेंदु मंडल के रचनाकारों के बारे में बता रहे हैं शुक्ल जी। उपाध्याय पंडित बद्रीनारायण चौधरी, पंडित प्रताप नारायण मिश्र, पाहु तोताराम, ठाकुर जगमोहन सिंह, लाला श्रीनिवास दास, पंडित बालकृष्ण भट्ट, पंडित केशवराम भट्ट, पंडित अंबिका दास व्यास, पंडित राधा चरण गोस्वामी इत्यादि कई प्रौढ़ और प्रतिभाशाली लेखकों ने हिंदी साहित्य के इस नूतन विकास में योग दिया था। भारतेंदु का अस्त तो संवत 1941 में ही हो गया, पर उनका यह मंडल बहुत दिनों तक साहित्य निर्माण करता रहा। उन अनेक प्रकार के गद्य, प्रबंध, नाटक, उपन्यास आदि इन लेखकों की लेखनी से निकलते रहे। जो मौलिकता इन लेखकों में थी वह द्वितीय उत्थान के लेखकों में न दिखाई पड़ी। भारतेंदु जी में हम दो प्रकार की शैलियों का व्यवहार पाते हैं। उनकी भावावेश की शैली दूसरी है और तथ्य निरूपण की शैली दूसरी। भावावेश की भाषा में प्रायः वाक्य बहुत छोटे छोटे होते हैं और पदावली सरल बोलचाल की होती है, जिसमें बहुत प्रचलित साधारण फारसी अरबी के शब्द भी कभी कभी बहुत कम आ जाते हैं। चंद्रावली नाटिका से उद्धृत अंश देखिए। झूठे 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 ही नहीं विश्वासघातक, क्यों इतना छाती ठोक और हाथ उठा उठा कर लोगों का विश्वास दिया। आप ही सब मरते चाहे जहन्नुम में पड़ते। भला क्या काम था कि इतना पचड़ा किया? किसने इस उपद्रव और लाज करने को कहा था? कुछ न होता तुम रहते, बस चैन था, केवल आनंद था। फिर क्यों यह विस्मय संसार क्या बखेड़िए और इतने बड़े कारखाने पर बेहयाई पहले सिरे की। नाम बिके, लोग झूठा कहे, अपने मारे फिरे। वाह रे वाह, वाह रे वाह, शुद्ध बेहयाई, पूरी निर्लज्जता। लाज को जूतों मार के पीट पीट के निकाल दिया है। जिस मोहल्ले में आप रहते हैं लाज की हवा भी नहीं जाती। हाय, एक बार भी मुख दिखा दिया होता तो मतवाले बने क्यों लड़ लड़ कर सिर फोड़ते? काहे को ऐसे बेशरम मिलेंगे हुक्मी बेहया हो। जहाँ चित्त की किसी स्थायी क्षोभ की व्यंजना है और चिंतन के लिए कुछ अवकाश है, वहाँ की भाषा कुछ अधिक साधु और गंभीर तथा वाक्य कुछ बड़े हैं, पर अन्वय जटिल नहीं। जैसे प्रेम योगिनी में सूत्रधार के इस भाषण में देखिए। क्या सारे संसार के लोग सुखी रहें और हम लोगों का परम बंधु, पिता, मित्र, पुत्र सब भावनाओं से भावित प्रेम की एकमात्र मूर्ति, सौजन्य का एकमात्र पात्र, भारत का एकमात्र हित, हिंदी का एकमात्र जनक, भाषा नाटकों का एकमात्र जीवन दाता हरिश्चंद्र ही दुखी हो? नेत्र में जल भरकर, हाँ सज्जन शिरोमणे, कुछ चिंता नहीं, तेरा तो बाना है कि कितना भी दुख हो उसे ही सुख ही मानना। मित्र, तुम तो दूसरों का अपकार और अपना उपकार दोनों भूल जाते हो। तुम्हें इसकी निंदा से क्या इतना चित्त क्यों क्षुब्ध करते हो? स्मरण रखो, ये कीड़े ऐसे ही रहेंगे और तुम लोग बहिष्कृत होकर इनके सिर पर पैर रख कर विहार करोगे। तथ्य निरूपण या वस्तु वर्णन के समय कभी कभी इनकी भाषा भी में संस्कृत पदावली का कुछ अधिक समावेश होता है। इसका सबसे बढ़ा चढ़ाकर उदाहरण नील देवी के वक्तव्य में मिलता है। देखिए, आज बड़ा दिन है, क्रिस्तान लोगों को इससे बढ़कर कोई आनंद का दिन नहीं है, किंतु मुझको आज उल्टा और दुख है। इसका कारण मनुष्य स्वभाव सुलभ ईर्ष्या मात्र है। मैं कोई सिद्ध नहीं कि राग द्वेष से विहीन हूँ। जब मुझे अंग्रेज रमणी लोग मद सिंचित केश राशि, कृत्रिम कुंतल जूट, मिथ्या रत्नाभरण, विविध वर्ण वसन से भूषित क्षीण कटिदेश कसे निज निज पतिगण के साथ प्रसन्न वदन इधर से उधर फर कल की पुतली की भांति फिरती हुई दिखाई पड़ती है, तब इस देश की सीधी सादी स्त्रियों की हीन अवस्था मुझको स्मरण आती है और यही बात मेरे दुख का कारण होती है। पर यह भारतेंदु की असली भाषा नहीं, उनकी असली भाषा का रूप पहले दो अवतरणों में ही समझना चाहिए। भाषा चाहे जिस ढंग की हो, उनके वाक्यों का अन्वय सरल होता है, उसमें जटिलता नहीं होती। उनके लेखों में भावों की मार्मिकता पाई जाती है, वाक वैचित्र या चमत्कार की प्रवृत्ति नहीं। यह स्मरण रखना चाहिए कि अपने समय के सब लेखकों में भारतेंदु की भाषा साफ सुथरी और व्यवस्थित होती थी। उसमें शब्दों के रूप में भी एक प्रणाली पर मिलते
उसमें शब्दों के रूप भी एक प्रणाली पर मिलते हैं और वाक्य भी सुसंबद्ध पाए जाते हैं। प्रेमगंध आदि और लेखकों की भाषा में हम क्रमशः उन्नति और सुधार पाते हैं। संवत 1938 की आनंद कादम्बिनी का कोई लेख 10 वर्ष पश्चात किसी लेख में मिलान किया जाए जो बहुत अंतर दिखाई पड़ेगा। भारतेंदु के इन लेखों में इतना अंतर नहीं पाया जाता। इच्छा किया, आज्ञा किया, व्याकरण विरुद्ध प्रयोग अवश्य कहीं कहीं मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लग रहा है कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं और हाँ, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। राधे राधे दोस्तों। लो लो पकड़ो। ठीक है, क्या लूँ मैं इसको? नहीं अच्छा पढ़े हैं? अच्छा नहीं पढ़े हैं? अच्छा तो पढ़े दो। क्या मुँह बनाइए प्लीज जैसा तब।